आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। बिल्कुल, जय हो। मंच पे आसीन कवियों से भी निवेदन है कि ताली बजा दे एक बार दादा के लिए जोरदार। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। क्या बात है दादा, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। इतनी भव्य टीम यहाँ पर बैठी हुई है। मेरे भाई मंजुल मयंक जी 20 साल बाद आज मुझे वापस मिले हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उन्हें सुनकर भी, उन्हें देखकर भी। प्रणाम करता हूँ उनको। और मेरे सभी छोटे भाइयों ने बहुत बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। नरकंकाल तक ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। क्या बात है। और इस बिटिया के लिए तो एक बार पुनः तालियां आपकी आनी चाहिए। बहुत खूब। मैं बहुत शुभाशीष देता हूं कि ये आगे बढ़े तो बहुत बहुत जो कविता तिवारी जहां पहुंची है उससे भी आगे की स्थिति में बिल्कुल मैं बिल्कुल। इस बच्ची को आशीर्वाद देता हूं। उन्नति भारद्वाज के लिए पुनः तालियां बजाएं। बहुत सारी वीर रस की कविताएं हो गई, बहुत जोश भरा माहौल है। इन्होंने तो बहुत अच्छा पढ़ा है सभी ने, वरना कभी कभी वीर रस का ऐसा कवि आ जाता है, इतनी जोर से चीखता है लोग घबरा के ताली बजा जाते हैं। क्या बात है दादा। मैं बता रहा हूँ, पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। मैं सोचने लगा यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज़ है, ये बना क्या सकता है? लेकिन जोर जोर से बोल रहा था, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ। जय हो दादा। मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। जिंदाबाद। अच्छा, ऐसे ही ताली बज गई जैसा आपने बजाई। कविता में कोई बात नहीं भाई साहब। एक और कवि को सुन रहा था, पहली लाइन दूसरी लाइन से मेल नहीं खा रही थी। आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन सी वीर रस की पंक्ति जिसमें से तेल की जरूरत पड़ गई। मैंने दूसरी पंक्ति सुनी, बहुत देर तक हंसा। बोले खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। क्या बात है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेना देना। हाँ। लेकिन उसको पता था कि पटेल जी के नाम पे ताली मिलेगी, इसलिए जबरदस्ती तेल लेके आए। जिंदाबाद। तो ऐसे ऐसे कवि सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया सभी ने पढ़ा है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। अच्छा, ये तो बहुत हमारी सेना ने इतना बड़ा काम किया है, हम सेना को सारे के सारे लोग सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल। कि उन्होंने उन परिस्थितियों में किस तरह से हमारे मिसाइलों ने उनके हवाई अड्डे तबाह किए। हालांकि सेना से भी ज़्यादा तबाह तो चैनल वालों ने कर दिए। एक 7 तारीख की रात को भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं रात को सो के उठता था, हर आधे घंटे बाद आँख खुलती थी। तब तक कराची पे कब्जा हो चुका था। ये सारे चैनल वाले हमारे वीर रस के कवियों से भी आगे निकल गए। बहुत खूब। अब मैं तो सोच रहा सुबह तक तो पाकिस्तान का ये जो अधिकृत कश्मीर है वो तो भारत में मिल ही जाएगा। मैं तो खुशी खुशी सो गया, सुबह उठ के देखा तो वही की वही खबर है। लेकिन चैनल वालों का अपना काम है, उन्हें अपनी टीआरपी देखनी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक कविता विशेष आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा और किसी देश के खिलाफ जागती नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, स्वर्गीय हैं, हो गए, हाँ, भाई सुरेंद्र दुबे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही एक दिन। बोले यार अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते।
बिल्कुल। जय हो दादा। ताली वाली बजा के ऊर्जा पैदा करो सदन में। वाह वाह दादा। हालांकि एक दोस्त, दूसरे दोस्त ने उससे भी बड़ी बात कह दी, बोले अगर हम वाकई में सच्चे देशभक्त होते तो आज ये पाकिस्तान नहीं होता। क्या बात है, जिंदाबाद। जय हो दादा। एक मुझे बहुत पुरानी कविता याद आ रही है। जिन दिनों कारगिल में युद्ध छिड़ा हुआ था, वो जनता में बहुत जोश आ जाता, युद्ध होता तो जनता में जोश आ जाता है। आप में भी आया होगा, सब में आया होगा, इस उम्र में भी जोश आया होगा। अच्छा, जनता है, जोश में युद्ध लड़ने तो जाएगी नहीं। हाँ, वो जोश कहाँ निकालेगी। मेरे मोहल्ले वालों को भी आया, तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवाते हैं। जोश जोश में वीर रस का कवि सम्मेलन घोषित कर दिया अपने मोहल्ले में। अब वीर रस के कवि जितने अच्छे कवि थे वो ये सारे के सारे बिजी मिले नहीं उन्हें, तो पता नहीं कहाँ से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था उससे कह रहे थे, यार तू वीर रस का लग रहा है, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, स्वागत। एक बहुत सहज सी कविता आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन दे। स्वागत है। वरना पाकिस्तान के लिए तो ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हमारे कवियों ने। एक तो इतनी जोर जोर से चीखते हुए बोला, राख लगाकर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की। मैंने उससे पूछ लिया, राख लगा के क्यों खींचो? बोले जीभ है, स्लिप कर सकती है। जय हो दादा। तो वीर रस में भी हास्य रस निकल आता है। एक तालियां बजा दें तो मैं शुरू करता हूँ कविता। स्वागत स्वागत। कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। क्या बात है दादा, जय हो। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि, वो भी एक ही रस के। भगवान बचाए जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं में ये वो इनमें आपस में ही ना छिड़ जाए। जय हो जय हो जय हो दादा। तालियां बजाओ तो आनंद लीजिए कभी। ये डूब जाते हैं। जो 60 जो ये एक ही रस के कवि बैठे, कहीं में इनमें आपस में ही ना छिड़ जाए। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। आहा। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने में जाऊंगा, क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं दादा, क्या बात है, जिंदाबाद। तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा? बहुत खूब। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। आहा। पूरा मंच बन गया था बंकर। सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था। मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा। क्या बात है, जय हो जय हो जय हो। कहाँ है पाकिस्तान, तुझे तलवार से निपटाएंगे। एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी। उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे। बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, ऐ मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। ओहो। मैंने कहा यार राणा सांगा की तलवार साले 400 साल पुरानी। बोले कुछ नहीं यार, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मरेगा ही मरेगा। तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। बहुत खूब।
अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। और अगली पंक्ति पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कभी उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश बांग्लादेश ये क्या कलेश है, वाह दादा। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए था। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर जो बात कही उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। क्या बात है, जिंदाबाद दादा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले, इस्लामाबाद मेरी आवाज अगर सुन रहा हो तो सुन ले। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है, तालियां बजाओ तो मन से बजाओ। बोले भाई जब तुम्हारी आवाज़ यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी। वीर रस का अब जो कवि आया भाई साहब होगा करीब 15 किलो का। नहीं हंसने की बात नहीं बहन जी, इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम था। बहुत खूब, जय हो दादा। नरकंकाल को तो मोटा मोटा कह के चिढ़ा रहा था। अच्छा इतना पतला दुबला कवि, तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन। इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ने आया तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। वाह बहुत खूब, वाह दादा, बहुत बारीक था, जिंदाबाद। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है, अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। अद्भुत। ये दिखने में कैसा लगता जरा पता लगाओ। उसके बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो बंदूक उठा लाओ। अच्छा एक श्रोता वाकई में वो किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ, ये लाइन तो मैं सुना चुका हूँ। खैर अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सूंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। और मित्रों फिर आपकी तालियां चाहता हूँ। एक श्रोता बोला, इसे गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, बे तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में। वाह 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 वाह, अद्भुत दादा, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। अच्छा वीर रस का अब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में आया। जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता जा रहा। आते ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रमशः लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान तक में झंडे फहराए। बहुत खूब दादा। और आप सबकी तालियां उठनी चाहिए। और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। जैसे टीवी चैनल वालों ने किया। ऐसे कब्जा कर रहे थे जैसे सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए बोले। अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। फिर वो मेरे पास आया, मुझसे बोला, यार अजनबी क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। अब उसे बाकी शहरों के नाम याद नहीं थे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है, मैं झंडा कहाँ फहराऊं।
बहुत बढ़िया, बहुत बारीक बात है वो दादा। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर जा, सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा। वही बचा है। अच्छा, उन दिनों की स्थिति देखिए। बोला नहीं यार, वहाँ तो आजकल अमेरिका बम फेंक रहा। मैंने कहा फिर उसके आगे ईरान है, वहाँ तेहरान निकल जा, तेरा क्या जा रहा, वहाँ फहरा दे। वो बोला तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहाँ बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क। एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बजती हैं। जी 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 जी। उसके आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क तक मैं झंडा फहरा दूं। पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली ही नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले, अद्भुत, या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा। भाई यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत जय श्री राम। बिल्कुल दादा, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। एक बार तालियां बजा दे। बड़े दिनों बाद आप जैसे वरिष्ठ जनों के बीच आने का मौका मिला, और पहली बार आपके बीच में आया हूँ मैं। दादा भूत वाली सुना दो। मैं वही कविता सुनाना चाह रहा हूँ। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मैं आपको एक, अभी तो ये तो अच्छा हुआ कोरोना की, हालांकि बार बार आहट होती है बार बार आने की, लेकिन अब उतनी घातक स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के वैक्सीन हमारे लग चुकी है। हमारी स्थिति अब वो नहीं है कि हम 4 लोग साथ ना बैठ सकें, वरना क्या स्थिति हो गई थी। हम तो भाई साहब 2 साल तक घर पे बैठे रहे, खाली बैठे थे, भरे बैठे थे। भरे इसलिए बैठे थे क्योंकि खाली बैठे थे। किस तरह से हमने वो लॉकडाउन में दिन गुजारे हैं भाई साहब, आपने भी गुजारे होंगे वो लॉकडाउन के दिन। मैंने 2 पंक्तियां उस पर लिखी थी, कोरोना को लानत देते हुए पंक्तियां लिखी थी कि ऐ कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, ऐ कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरे 2 साल गुजार दिए थे निक्कर और बनियान में। क्या बात है, वाह, मन दीजिएगा, वाह दादा वाह। क्या क्या नहीं देखना पड़ा भाई साहब, झाड़ू पोछा पता नहीं क्या क्या करना पड़ा घर में। तब जाके हमें ज्ञान हुआ कि झाड़ू लगाते हुए आदमी आगे जाता है, पोछा लगाते हुए आदमी पीछे जाता है। वाह दादा, हाँ, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बारीक ज्ञान था। तो मैं कविता आपको सुनाना, हाँ टेक्निकल ज्ञान है। हाँ। अब मैं जो वो कविता सुनाना चाह रहा हूँ, मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मैं आपको एक हास्य, मेरी बहुत पुरानी कविता है, मैं आपको एक, मन दीजिएगा, बहुत जबरदस्त कविता है, जिस कविता को सुन के मैं कवि बना। जी दादा स्वागत। मैंने ये हास्य रस की डरावनी कविता है। डरावनी इसलिए है क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अब भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा है, बहुत बारीक है, समझिएगा। मैंने पहले कहा मन दीजिएगा, तब से मुझे भी विश्वास होने लगा है कि कुछ ना कुछ तो होता ही है। वाह वाह दादा। मुझे भूतों के बारे में घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। वाह। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो वहाँ खड़े खड़े ही मर लिया होगा। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। ओहो नहीं, ओहो नहीं, डरावनी कविता, माहौल बनाना पड़ता थोड़ा सा। माहौल बनाना पड़ता। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना,
तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरोगे। वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। आहा, व्यंग आप तक पहुंचे तो ताली उठती। बहुत जबरदस्त व्यंग, वाह वाह दादा वाह। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया। तू तक तूतिया। जिंदाबाद, ताली वाली जबरदस्त बजा दीजिएगा, वाह। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। अद्भुत व्यंग्य, वाह जबरदस्त, वाह दादा वाह। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। अद्भुत, जोरदार तालियां, वाह। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। अद्भुत अद्भुत। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। आदमी आ जाएगा। बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। जय जय, क्या बात है, जबरदस्त व्यंग्य, वाह दादा। ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। वाह, तालियां कमजोर थी, वाह वाह दादा। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहाँ पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। वाह। अबे वहाँ पे सफ़ेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, हाँ। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। कविता की गंभीरता तक जाइए, वाह वाह, क्या बात है दादा। और बात आप तक पहुंचती हो तो फिर आपकी तालियां चाहिए। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। वाह, वहाँ अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोज़ाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाके बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता, वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रहियो। हाँ। अगर यहाँ पर कोई उपस्थित हो तो भाई साहब मैं क्षमा मांग लेता हूँ पहले। नहीं वैसे भी मैं क्या क्षमा मांगूँ, ये बात तो भूत कह रहे हैं। ये असली बात, जय दादा। और मित्रों देखना, मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया, मंजुल भाई समर्पित है आपको। ये जो खाकी वर्दी वाले ना, इनसे भी बच के रहियो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। अद्भुत, वाह वाह, जोरदार तालियां, वाह।
अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे, फिर हम क्या कर लेंगे? आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे, तबला बजाएंगे और उसे फोड़ेंगे। अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। और ये पंक्ति आप सभी का आशीर्वाद चाहती है। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों? वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कमज़ोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, हाँ सुनिएगा। हाँ दादा, अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डराओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान हैं, जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज़्यादा डरावना है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, प्रणाम करता हूं।